हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी एथिक्स की डिस्कशन को। हम लोग बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स के बारे में, और अभी तक हम लोग ये सारी टर्म्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। सिर्फ एक टर्म बाकी रह गई है। हम लोगों ने बिलीव्स के बारे में, वैल्यूज़, नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स और मोरालिटी या मॉरल्स के बारे में अभी तक अपनी डिस्कशन कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर ली है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एथिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में, या एथिक्स की टर्म के बारे में। वैसे तो आप सब कुछ आप इसके बारे में जानते ही हो, लेकिन फिर भी कुछ एक नए एस्पेक्ट्स आपको यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। तो हम बात करते हैं एथिक्स की। सबसे पहले मुझे एक चीज़ क्लियर करो दिव्या और रिया, क्या एथिक्स एज कंपेयर टू मोरालिटी, क्या ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ मानी जाती हैं कि नहीं? मोरालिटी तो हमने देख लिया था, दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर, दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बट वॉट अबाउट एथिक्स? एथिक्स क्या है? वो यूनिवर्सल है ना, काफ़ी हद तक यूनिवर्सल है वो। इस लेक्चर में दोस्तों आप ये तो जानते हो अभी तक इस लेक्चर तक के एथिक्स जो हैं वो यूनिवर्सल मोरालिटी वाले प्रिंसिपल्स हैं, यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ हैं। लेकिन आज की क्लास में आपको ये पता लगेगा कि एथिक्स जो हैं उसका लर्न करने का डायमेंशन क्या है। यानी कि अगर हम एथिक्स को लर्न करना चाहते हैं तो उसके पीछे बेस क्या अवेलेबल है हमारे पास। क्या इंडिविजुअल जो है वो खुद से एथिक्स को लर्न करता है, खुद से एथिक्स को जानता है, या फिर जो एथिक्स हमें सिखाए जाते हैं या जितने भी एथिकल वैल्यूज़ के बारे में हम जानते हैं, क्या वो एक्सटर्नल है? देखो, एक इंडिविजुअल खुद से तो एथिकल चीज़ों के बारे में, एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में जान सकता है या जान सकती है थ्रू हिज और हर एक्सपीरियंसेस। लेकिन आप एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, एक्सपीरियंस जो भी एक इंडिविजुअल की लाइफ में आकर उससे टकराएंगे, वो सारे एक्सपीरियंसेस होंगे तो एक्सटर्नली। तो एक चीज़ आज के लेक्चर में जो हमारी कंक्लूजन होने वाली है उसको मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। याद रखना कि एथिक्स जो हैं वो हमारे शरीर के बाहर के व्यक्तियों से हमारे पास आते हैं, हमें सिखाए जाते हैं एथिक्स। कोई भी अपने माँ के पेट से तो सीख कर नहीं आता एथिकल प्रिंसिपल्स को, दुनियादारी में आने के बाद ही आप उसको सीखते हो। और यहाँ पर एक्सटर्नल वर्ड का मतलब ये भी है कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर पेरेंट्स एंड फैमिली। बाहर की जो दुनियादारी है, जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, सोसाइटी का जो आपका पार्ट है, जो भी लोग सोसाइटी की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, वो आपको एथिक्स सिखाने का भरपूर तरीके से काम करते हैं आपके जीवन काल के अंदर। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते हैं। एथिक्स की जो नॉलेज है वो हमें एक लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करती है। ये नॉलेज, उस नॉलेज के बेसिस पर, उस लॉजिकल नॉलेज के बेसिस पर हम बेसिकली दो चीज़ें इंटरप्रेट कर पाते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, एक पर्टिकुलर ग्रुप में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में। तो एथिक्स एक ऐसा लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने की कोशिश करती है हमारे जीवन में, किसी के भी जीवन में, जिससे हम एक तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं उन एक्शंस को, या फिर आप कह सकते हो कि उन बिहेवियर को जिसको आप या तो सही मानते हो या गलत मानते हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लोगों के साथ एसोसिएटेड वो जो भी एक्शंस हैं, जो भी बिहेवियर है। एथिक्स को अक्सर जो थिंकर्स हैं वो एक मॉरल फिलॉसफी की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं आपको, एथिक्स एज सच कोई डिसिप्लिन नहीं है। एथिक्स जो है वो ओरिजिनेट हुआ है एक ब्रॉडर डिसिप्लिन से, जो कि है फिलॉसफी। तो अल्टीमेटली फिलॉसफी का दायरा जो है वो काफ़ी बड़ा है, और एथिक्स जो है वो इस बड़े वाले दायरे, इस फिलॉसफी का पार्ट है एक तरीके से। तो एथिक्स के अंदर जब मोरालिटी को शामिल कर लिया जाता है, और क्योंकि फिलोसफिकल चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात होती है, तो हम एथिक्स को मॉरल फिलॉसफी भी कह सकते हैं। ऐसा वेरियस फिलोसफर्स मानते हुए आए हैं। यहाँ पर बेसिकली हमारा पूरा का पूरा जो कंसर्न है वो इस बात से है कि लोगों को एक्ट
कैसे करना चाहिए। लोग जब भी किसी सिचुएशन के अंदर बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके एक्शंस कौन से पैरामीटर के बेसिस पर हम डिटरमाइन करें। बेसिकली आप उसको ऐसा कह सकते हो, या हम लोगों के एक्शंस को, बिहेवियर को कैसे समझें, कैसे इंटरप्रेट करें, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कैसे हम लोगों को जज करें उनके एक्शंस और उनके बिहेवियर को। हाउ पीपल ऑट टू एक्ट, कैसा उनको बिहेव करना चाहिए, कैसा उनको एक्ट करना चाहिए। और उसके बाद हमारी साइकोलॉजी लोगों के बर्ताव, रवैये, स्वभाव और व्यवहार को देखते हुए एक सर्च इंजन पर लग जाती है, जिसके अंदर हम ये ढूंढने की, ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से व्यवहार और ऐसे कौन कौन से बर्ताव हैं, ऐसे कौन कौन से बिहेवियर और एक्शंस हैं जो कि राइट कंडक्ट हैं और एक अच्छी ज़िंदगी या फिर किसी एक अच्छे जीवन की डेफिनेशन का पार्ट है। कि एक पर्सन जैसी लाइफ जी रहा है या जी रही है, तो उसके एक्शंस उसके जीवन काल में ऐसे रहे हैं कि हम उसके जीवन को एक अच्छी ज़िंदगी बोल सकते हैं। पर्सन ने झूठ नहीं बोला, पर्सन ने अपने एक्शंस के बेसिस पर ऑनेस्टी दिखाई, जिसको हम इंटेग्रिटी भी कहते हैं। पर्सन को पता था कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ एक्शन, चाहे वो खुद के बारे में हो चाहे सामने वाले के बारे में हो। तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं कि उसका जो व्यवहार है, जो बर्ताव है, जो रवैया है, जो स्वभाव है, वो राइट कंडक्ट है। और ज़िंदगी भी जो है उस पर्सन की अच्छी है, या फिर अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए, समाज में एक इज्जतदार व्यक्ति बनने के लिए एथिक्स जो हैं वो एक प्रकार से गाइडलाइंस का भी काम कर सकते हैं। कि अगर राइट कंडक्ट और गुड लाइफ ये अभी तक पर्सन ने अपने जीवन काल में इसको नहीं उतारा हुआ है, तो एथिक्स वो जो है उसके लिए, उस गुड लाइफ के लिए, उस राइट कंडक्ट के लिए आपको उस दिशा की तरफ लेकर जाने का काम करेंगे। तो एथिक्स के अंदर बेसिकली ये जो राइट और जो रॉन्ग बिहेवियर है, हम इसको एक तो सिस्टमाइज करने की कोशिश करते हैं, डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, और रिकमेंड करने की कोशिश भी करते हैं कि राइट बिहेवियर और रॉन्ग बिहेवियर की डेफिनेशन के अंदर या दायरे के अंदर या उसके बास्केट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। कि व्हाट बिहेवियर इज कंसिडर्ड एज राइट एंड विच काइंड ऑफ बिहेवियर्स आर कंसिडर्ड एज रॉन्ग। एथिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा लॉजिकल फ्रेमवर्क है जो कि इस राइट या रॉन्ग बिहेवियर वाली बास्केट्स को, कैटेगरीज को सिस्टमैटिक तरीके से बताने की कोशिश करता है। राइट बिहेवियर को डिफेंड करने की यहाँ पर कोशिश करी जाती है, और रिकमेंड करने की कोशिश करी जाती है कि अपने रॉन्ग बिहेवियर को यू टर्न मार के राइट बिहेवियर के अंदर इंसान जो है वो कन्वर्ट करे। अब इस राइट कंडक्ट को समझने के लिए ना, हमारे पास दुनिया में कोई ऐसा एक कैटेगराइजेशन नहीं है कि दुनिया में आप ये बोल दो कि ये पर्टिकुलर जो बिहेवियर होते हैं ये सारे राइट कैटेगरी का पार्ट हैं, राइट बिहेवियर का पार्ट हैं, और जो उसके अलग बिहेवियर हैं वो रॉन्ग बिहेवियर की कैटेगरी का या बास्केट का पार्ट है। राइट कंडक्ट तक पहुंचने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट कंडक्ट तक अराइव होने के लिए, यानी कि आप किसी की भी बिहेवियर को अगर बोल रहे हो कि ये इसका बर्ताव सही है, उस तक पहुंचने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग अप्रोचेस का सहारा लिया जाता है। ठीक है, यानी कि राइट कंडक्ट का मतलब है कि किसी के भी बिहेवियर को अगर आप एक एथिकल बिहेवियर मान रहे हो, यानी कि पर्सन ने राइट तरीके से बिहेव करा है, तो उसको जज करने का, उस तक पहुंचने का बहुत सारे जो हैं तौर तरीके माने जाते हैं, अलग अलग अप्रोचेस जो है वो मानी जाती है। और ये सभी की सभी जो अप्रोचेस हैं वो एक रीजन्ड फ्रेमवर्क के बेसिस पर बनी हुई है। रीजन्ड फ्रेमवर्क का मतलब ये है, जो हमने यहाँ पर एक वर्ड दिया ना अभी, लॉजिकल फ्रेमवर्क, कि पर्सन के बिहेवियर के अंदर आपको एक पर्टिकुलर रीज़न, और वो रीज़न जो है वो लॉजिक के बेसिस पर वर्क करता हो, जिसका जो रिजल्ट है वो निकल कर आए कि पर्सन ने राइट कंडक्ट दिखाया है अपने एक्शन और अपने बिहेवियर के अंदर। ऐसे कर कर किसी भी एक्शन को जज करा जाता है, उसी को रीजन फ्रेमवर्क यहाँ पर कहा जा रहा है, और उसी को राइट कंडक्ट यहाँ पर कहा जा रहा है। राइट कंडक्ट अल्टीमेटली एक आउटकम के तौर पर निकलेगा, यानी कि एथिकल बिहेवियर निकलना चाहिए। अब मेजर जो अप्रोचेस हैं जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हो कि पर्सन का जो बिहेवियर है वो एथिकल था कि नहीं था, उसके लिए बहुत सारी अप्रोचेस में से जो 3 मेजर अप्रोचेस जो अपनाई जाती हैं, जो कि राइटर हमें बता रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू फिलोसफर्स,
वो हैं वर्च्यू बेस्ड अप्रोचेस, ड्यूटी बेस्ड अप्रोचेस और यूटिलिटी बेस्ड अप्रोचेस। अब ड्यूटी बेस्ड में तो दोस्तों आपको ऐसा देखने को मिलता है कि आपको जो भी ड्यूटी असाइन करी गई है, फिर चाहे वो सरकारी नौकरी हो, आपका घर परिवार के अंदर बात हो, कोई प्राइवेट कंपनी में आप काम कर रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, किसी स्कूल में आप टीचर हो, आप स्टूडेंट हो, आप किसी के भाई हो, आप किसी के पति हो, आप किसी की बीवी हो, तो ड्यूटीज़ जो हैं आपकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस के अंदर आपके सामने आके टकराती हैं। यहाँ पर आपकी आपसे एक्सपेक्टेशंस होती है समाज को और समाज के लोगों को, आपके घर परिवार के लोगों को, आपके ऑफिस के लोगों को। आप किसी के फादर का रोल निभा रहे हो, किसी के भाई का रोल निभा रहे हो, किसी के हस्बैंड का रोल निभा रहे हो, किसी के बेटे या बेटी का रोल निभा रहे हो। तो ड्यूटीज़ में आपके एथिकल बिहेवियर तब झलकेगा, तब वो उजागर होगा, तब वो दिखेगा सामने वाले को जब आपका कंडक्ट राइट है, ठीक है, और आप अच्छी तरीके से अपने बिहेवियर को गवर्न करना जानते हो कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग व्हाट आई डिड, मेरे एक्शंस में और मेरे बर्ताव में। जहाँ तक बात है वर्च्यू बेस्ड एथिक्स की या यूटिलिटी बेस्ड अप्रोचेस की एथिकल बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए, तो इसके बारे में हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से फिलोसफर्स की वेरियस फिलोसफीज़ को पढ़ चुके हैं। जैसा कि अगर हम बात करें वर्च्यू बेस्ड अप्रोचेस की, तो हमने पढ़ा था एरिस्टोटल के वर्च्यू एथिक्स के बारे में, इसलिए मैंने आपको इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। और जहाँ तक बात है यूटिलिटी की, तो हमने यूटिलिटेरियनिज्म की अप्रोचेस को पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू जेरमी बेंथम एंड विद रिस्पेक्ट टू जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इन अप्रोचेस में एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, कल को अगर पेपर में अगर आपको लिखना पड़े, आपके पास स्कोप हो कि अगर हमें एथिकल बिहेवियर को, राइट कंडक्ट को समझना होता है तो हमें डिफरेंट अप्रोचेस उसके लिए यूज़ करनी पड़ती हैं। मेजर अप्रोचेस जो हैं वो वर्च्यू के ऊपर बेस्ड होती हैं, ड्यूटी के ऊपर बेस्ड होती हैं और यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो वर्च्यू के अंदर आप एरिस्टोटल की वर्च्यू एथिक्स को लिख सकते हो। ड्यूटी बेस्ड जो है, यहाँ पर कोई एक फिक्स फिलॉसफी नहीं है, बिकॉज आपको अलग अलग ड्यूटीज़ अपने जीवन काल में असाइन करी जाती है। जब आप छोटे बच्चे होते हो, किसी के बेटे होते हो, बड़े होकर किसी के भाई होते हो, किसी के दोस्त होते हो, किसी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हो, किसी के हस्बैंड होते हो, किसी की वाइफ होते हो, तो वो अलग अलग ड्यूटीज़ आपकी चेंज होती रहती हैं। और यूटिलिटी में हमने पढ़ा था यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफीज़ के बारे में ऑफ जेरमी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। अगर हम प्रैक्टिकल सेंस के अंदर बात करें, एथिक्स जो है वो एक तरीके से रूल्स का काम करते हैं। ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि रूल्स हैं और इन रूल्स का लेना देना है अपराइट बिहेवियर के साथ कि कौन से बिहेवियर जो है वो सही है। अब बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब यहाँ पर ये मतलब है बड़ी सारी जो कंपनीज हैं, जो ऑफिसेज हैं, जहाँ पर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो या प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स के बेसिस पर वहाँ पर काम कर रहे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहेवियर का एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट करा जाता है। उनसे, उन एम्प्लॉयज़ से एक एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि जब वो ऑफिस आ रहे हैं तो इस ऑफिस के कोई नियम, कुछ नियम कानून है और उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाइज को चलना है, अपनी मनमर्जी यहाँ पर नहीं चलानी है। और इसको आगे चलकर अभी आप थोड़ी देर में सुनोगे मेरे से कि इसको हम कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स, जो कि काम करने वाली जगह पर आपके वर्क प्लेस पर होते हैं। अगर आप वहाँ पर एम्प्लॉई हो तो बीइंग एम्प्लॉय आपसे जो मालिक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उस ऑफिस को, उस बिल्डिंग को चला रहे हैं, फिर चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो या फिर वो कोई सरकारी दफ्तर हो, तो वहाँ पर देयर आर सर्टेन कोड ऑफ एथिक्स, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, जहाँ पर आपके बिहेवियर के कुछ स्टैंडर्ड सेट करे जाते हैं। क्योंकि बीइंग एम्प्लॉयज आपसे एक एक्सपेक्टेशन है उस जगह के लोगों की, जो कि वहाँ पर मालिक हैं, जो बॉसेस हैं वहाँ पर, जो आपके सीनियर्स हैं, कि आप उस दायरे के अंदर रहकर ही काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको इनिशियली बता रहा था इस लेक्चर की स्टार्टिंग में कि एथिक्स जो हैं वो एक्सटर्नली आते हैं ज़्यादातर हमारे जीवन में। तो अगर आप खुद से एथिकल हो, या फिर आप कह लो कि खुद के, अगर आप मॉरल्स को बेसिकली रिस्पेक्ट देते हो, आप मानते हो कि आपके अंदर मॉरल वैल्यूज़ हैं, लेकिन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एक फर्म या फैक्ट्री में काम करने के बाद जब आपको ये कोड ऑफ एथिक्स का पालन करना पड़ता है, तो हो सकता है कि वो आपके मॉरल से थोड़े से अलग हों, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस वालों का, ऑफिस वालों का, मालिकों का ये मानना रहता है कि सारे एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, उनके एक्शंस को सेम तरीके से गवर्न करा जाए, सब लोग अपनी अपनी ना चलाएं। और इस बात
की धौंस ना दें, इस बात का बेसिकली एटीट्यूड ना दिखाएं कि हम तो ऑलरेडी मॉरल इंडिविजुअल हैं, मॉरल ह्यूमन बींग हैं, हमें तो यहाँ पर कोड ऑफ एथिक्स को मानने की नीड ही नहीं है। कोड ऑफ एथिक्स मानना ही पड़ता है सबको। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं जहाँ पर जो हॉस्पिटल को चलाने वाले जो बॉसेस हैं जिनका वो हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर्स को ये बोल सकते हैं कि आप एक ऐसा ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना हमेशा अपने पेशेंट को कि जिससे पेशेंट की रिक्वायरमेंट बैलेंस हो सके, इफ़ेक्टिव हो वो ट्रीटमेंट, और पेशेंट की जेब से ज़्यादा उसकी जेब ढीली ना हो, उसकी जेब से ज़्यादा पैसे ना जाएं। अब ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि डॉक्टर ने अगर कोई और ट्रीटमेंट बता दिया तो डॉक्टर को निकाल दिया जाएगा वहाँ से, या पुलिस को कॉल कर दिया जाएगा, या डॉक्टर को जेल हो जाएगी, या उसका मेडिकल सर्टिफिकेट चला जाएगा। ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन है डॉक्टर से कि डॉक्टर मस्ट ऑट टू एक्ट इन अ वे जैसे डॉक्टर को एक्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे एक हिपोक्रेटिक ओथ, शपथ डॉक्टरों ने ली होती है कि उनको अपने पेशेंट को ना नहीं कहना है, उसके साथ ही हो सकता है कि हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसे कोड ऑफ एथिक्स डॉक्टर के लिए प्रिस्क्राइब करे गए हो जहाँ पर डॉक्टरों को ये बोला जाए कि आप अपने पेशेंट को हमेशा एक ट्रीटमेंट जो है वो सजेस्ट करो, साफ साफ उसको पहले ही बता दो कि इस ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको जो बीमारी लगी हुई है उसके लिए ये वाला ट्रीटमेंट काम आ सकता है, ये कितना इफेक्टिव रहेगा, कितने टाइम में आपकी रिकवरी हो जाएगी, कितने टाइम आपको बेड रेस्ट पर यहाँ पर रहना पड़ेगा, और कॉस्ट कितनी आएगी दवाइयों वगैरह सारी चीज़ों की मिलाकर। अब मेडिकल प्रोफेशन के अंदर डॉक्टर्स जो हैं उनसे एक एक्सपेक्टेशन, एक रिक्वायरमेंट ये भी रहती है कि वो पेशेंट्स की ऑटोनॉमी को, पेशेंट्स की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करें। अब ऑटोनॉमी यहाँ पर डिफाइन करी जा रही है राइटर के द्वारा। ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि पेशेंट के पास राइट होना चाहिए कि वो चूज़ कर सके द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ही और शी वांट्स, डिपेंडिंग ऑन द मीन्स अवेलेबल, कि क्या वो हॉस्पिटल में रुक सकता है, रुक सकती है, घर ज़्यादा दूर तो नहीं पड़ेगा, या फिर कहीं और से इसका इलाज संभव है कि नहीं है। डॉक्टर को ये वाली बातें क्रिस्टल क्लियर पहले ही बता देनी चाहिए, और कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन करना चाहिए कि अगर पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी है जो कि पेशेंट के लिए थोड़ी सी शर्मनाक है, या फिर वो समाज में उसको रिवील नहीं करना चाहता या चाहती, जैसे फॉर एग्जांपल एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जो है किसी पेशेंट को लगा हुआ है, किसी पेशेंट को बीमारी हो गई एड्स की, तो यहाँ पर डॉक्टर ऐसा नहीं कि चिल्ला चिल्लाकर सबको बता दे कि मेरा एक पेशेंट है उसको एड्स हो गया है, वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए डॉक्टर को। सिमिलरली कोई भी जो फाइनेंशियल कंपनी होती है, जैसे आप कोई स्कूटी या गाड़ी लेने जाते हो, वहाँ पर आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दर्ज कर लिए जाते हैं, वहाँ पर आप किस्तों पर गाड़ी या स्कूटी को करवा कर आते हो, आप किस्त देते हो, तो फाइनेंशियल कंपनी के पास आपका पूरा का पूरा डेटा रहता है। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अपने क्लाइंट की जो इन्वेस्टमेंट डिटेल्स हैं वो किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर दे वो कंपनी, या उस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो आपके डेटा को कहीं और इंटरनेट वगैरह पे डालते हैं। ठीक है, तो इन सारी जगहों पर, चाहे हमने हॉस्पिटल का एग्जांपल जो पढ़ा वो, या फिर हमने डॉक्टर्स की जो ड्यूटी है कि उनको पेशेंट्स की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना चाहिए की एग्जांपल, या फिर फाइनेंशियल कंपनी का जो हमने एग्जांपल पढ़ा कि उनको अपने क्लाइंट्स के डेटा को रिवील नहीं करना चाहिए, यहाँ पर सभी को जो पालन करना है अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हुए, अपनी जॉब को करते हुए, वो जो पालन करने वाली चीज़ है उसको हम कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स। ये अलग अलग प्रोफेशंस में होते हैं। आपको भी लबासना जब आप जाओगे या किसी भी सर्विस के अंदर जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, फिर चाहे आप स्टेट पीएससी निकालो या यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करो, तो आपको कोड ऑफ एथिक्स अच्छे से याद करवाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। ठीक है, अब ये कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट क्या है ये ज़रूरी है ही क्यों एक पर्सन की लाइफ में? कोड ऑफ एथिक्स इसलिए ज़रूरी माने जाते हैं क्योंकि हम ना इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि एक जो इंसान जो है वो खुद से अपने मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करेगा, या अपनी मोरालिटी को जागरूक करेगा, या उसके अंदर जो मॉरल्स हैं, जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो होंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है एक पर्सन जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि सामने वाले पर्सन अगर कोई दयालु नहीं होता है, या किसी को किसी के दुख से, दर्द से कुछ लेना देना नहीं होता है, तो हम कहते हैं ना उसकी आत्मा मर रखी है। तो हो सकता है कि आपके ऑफिस में, चाहे आपकी प्राइवेट कंपनी हो, चाहे आपका सरकारी दफ्तर हो, बहुत सारे ऐसे लोग आ रखे हो जिनकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो मर रखी हो, उनकी आत्मा मर रखी हो, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स जो है ये पर्सन को एक गाइडलाइन देने का काम करेंगे कि पर्सन के पास अगर खुद के मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं भी हैं, कुछ कुछ लोगों के पास, या अगर हैं भी, तो उन सबको
उन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर वर्क करना है ताकि वो अपना राइट कंडक्ट दिखा सकें. दीज कोड ऑफ एथिक्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज पर्सन के खुद के मॉरल वैल्यूज हो सकता है इन सारे इश्यूज़ के ऊपर. जैसे हमने हॉस्पिटल की बात करी, डॉक्टर्स की बात करी, हमने फाइनेंशियल कंपनी की बात करी. तो मॉरल प्रिंसिपल्स हो सकता है पर्सन के साइलेंट हो, अंदर से पर्सन के अंदर ये आवाज़ ही ना आए. ठीक है. तो एथिक्स यहाँ पर एक तरीके से आप इन सभी एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स का काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप ये डिसाइड कर सकते हो अपने एथिक्स का इस्तेमाल करके कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. तो ये एक ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपने जो भी डिसीजन लिया है ना, उस डिसीजन को लेने के बाद आप अपने डिसीजन के ऊपर प्राउड फील कर रहे हो या फिर आपके अंदर गिल्ट जो है वो आ रहा है. अब यहाँ पर एथिक्स को अक्सर, पहले भी आपने मेरे लेक्चर्स में सुना होगा इस चीज़ को, काफ़ी बार हम एथिक्स को एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स या एक गाइडलाइंस के तौर पर ये जो शब्द है ये इस्तेमाल करते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स. अब यहाँ पर गाइडिंग प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि एथिक्स जो हैं वो एक्सटर्नल तौर पर आपके ऊपर इम्पोज करे जाते हैं. जैसे अगर आप किसी जगह पर काम कर रहे हो, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल्स के अंदर आपने देखा, तो आप वहाँ पर अपने खुद के मॉरल प्रिंसिपल्स को लेकर नहीं आ सकते हो बिकॉज मॉरल प्रिंसिपल्स आर सब्जेक्टिव इन नेचर. कोड ऑफ एथिक्स सभी एम्प्लॉयज़ को फॉलो करने हैं. एथिक्स जो है यहाँ पर गाइडिंग प्रिंसिपल्स इसलिए बिकॉज दे आर एक्सटर्नली इम्पोज. अब क्योंकि ये एक एक्सटर्नल सोर्स से आते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन ये भी होती है कि अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति अगर आपको एथिकल कोड में बंधना सिखा रहा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, आप बंधे हुए हो उन कोड ऑफ एथिक्स के अंदर, तो आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट रहेगा और सबका बिहेवियर एक समान रहेगा. ऑब्जेक्टिविटी रहेगी उस ऑफिस के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस काम करने वाली जगह के अंदर, या आपके फैमिली के अंदर अगर एथिक्स फॉलो होते हैं. हेड ऑफ द फैमिली जो है आपके पापा, आपके ताऊ जी या आपके दादाजी, और उनके अकॉर्डिंग आपको रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है. ठीक है. आपको एक दायरे के अंदर रहकर बिहेव करना है, तो सभी लोग फिर सेम तरीके से बिहेव कर पाएंगे. तो एथिक्स बेसिकली जो हैं दे रिक्वायर द पर्सन कि वो स्पेसिफिक तरीके से एक्ट कर सकें. अगर आप इन गाइडिंग प्रिंसिपल से डाइग्रेस करोगे, डेविएट करोगे, ठीक है, फ्रॉम दीज स्टैंडर्ड्स, तो आपके बिहेवियर को अनएथिकल माना जाएगा. और जैसे हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि ऐसे बिहेवियर को फिर हो सकता है कि पनिश भी करा जाए. जैसे नॉर्म्स के कंटेक्स्ट में हमने पढ़ा था ना कि पनिशमेंट आपको जो है वो फेस करने को मिल सकती है अगर आप नॉर्म्स को वायलेट करते हो. सिमिलरली अगर आप अनएथिकल होते हो, अगेन आपको पनिशमेंट फेस करने को मिल सकती है. एंड दिस पनिशमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बॉयकॉट, आपका बहिष्कार करना, आपकी निंदा होना, आपको आप अपनी नज़रों में हो सकता है गिरे हुए रहो, या फिर आपके अंदर एक गिल्ट की फीलिंग आए. तो सच अनएथिकल बिहेवियर में बी इनफॉर्मली डिसअप्रूव्ड, ठीक है, या फिर इट में बी सेंस्योर्ड, यानी कि क्रिटिसाइज करना. सेंस्योर्ड का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना. तो कुछ जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल तरीके से पहले बात कर ही चुके हैं अपने, जब हमने एथिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट करा था. ट्रुथफुलनेस, ठीक है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एथिकल प्रिंसिपल्स के. ठीक है. कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत, बताओ, क्लियर है? तो इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने ये जो अपना टॉपिक 2.2 था, की टर्म्स सारी की सारी कवर कर ली है, बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, मॉरल्स एंड एथिक्स. और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एथिक्स को कुछ दूसरी जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ जोड़कर एक लिंक बनाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द लिंक एंड डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, व्हाट इज़ द लिंक एंड डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड लॉस. और फिर हम कुछ इसकी डिसिमिलरिटीज़ एंड सिमिलरिटीज़ के बारे में बात करेंगे. और उसके बाद हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे अपने 2.3 के ऊपर, डैट इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.